हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब हम अगले चैप्टर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। जिस तीसरे चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले चैप्टर को समझ लेते हैं, चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है और इसमें क्या क्या चीज़ होगी वो समझते हैं। तो ऐसे स्टार्टिंग में 2 चर वाले, इसमें साफ कह रहा है कि 2 चर होंगे। 2 चर होंगे, क्या क्या हो सकते हैं वो, x और y हो सकते हैं, a और b हो सकते हैं, z और x या y और z हो सकते हैं, p और q हो सकते हैं। मतलब जो हमारी a से लेकर z तक की जितनी भी अक्षर हैं उनमें से कोई भी 2 अक्षर आ सकते हैं। तो वो हमारे क्या होंगे, 2 चर होंगे। उसके बाद रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को परिभाषा लिखाई थी बहुपद की। उसमें एक परिभाषा थी रैखिक बहुपद की। जिसने अभी दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो वो दूसरे चैप्टर की पहली वीडियो देख ले, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी परिभाषा दी हुई हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ये सारी वीडियो उसमें सारी डेफिनेशन उसमें हैं। तो अब हम रैखिक बहुपद बताएंगे। रैखिक बहुपद क्या होता है वो समझ लेते हैं। रैखिक बहुपद और रैखिक समीकरण कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है इन दोनों में। रैखिक बहुपद क्या था, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे x + 2, y + 5 या x, ये सब हमारे क्या है, रैखिक बहुपद है। रैखिक समीकरण भी यही है कि जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। लेकिन यहाँ पे फिर बहुपद और समीकरण में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हम पहचाने कैसे ये समीकरण ही अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे हमने केवल क्या लिखा है, x + 2, ये हमारा रैखिक बहुपद है। अगर मैं यही लिख दूँ x + 2 = 0, तो ये हमारा क्या बन गया अब, समीकरण। समीकरण बस केवल इतना होता है कि समीकरण में बराबर चिन्ह लग जाता है। और बराबर में कोई संख्या भी हो सकती है, अगर कोई संख्या नहीं है तो बराबर में 0 रहेगा। ये हमारे समीकरण की पहचान है। बहुपद में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुपद में केवल दे रखा होगा कि ये बहुपद है, बस बात खत्म। बराबर में 0 नहीं होगा, उसको हम सॉल्व करने के लिए बराबर अपनी तरफ से लगाते हैं, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इतना अंतर होता है। तो जो हमारा चैप्टर है वो 2 चर में रैखिक समीकरण है, 2 चर में या 2 चर वाले। तो इसमें 2 चर में होगा x + y + c = 0 या x + y = 5, कुछ भी हो सकता है। c यहाँ पे अचर पद है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे 2 चर में क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। अब बात करते हैं हम युग्म की। युग्म क्या चीज़ है, तो युग्म क्या चीज़ होता है हमारा, युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा, एक जोड़ा। और हम ये तो खैर हम अच्छी तरह जानते ही हैं कि युग्म जोड़ा में क्या होता है, कम से कम 2 चीज़ होती हैं। जोड़ा का मतलब ही 2 लोगों का या 2 चीज़ों का साथ होता है। अगर हम जूते खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं कि उससे एक जोड़ी जूते दिखाओ। तो एक जोड़ी जूते में कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब एक पेयर में, इसको हिंदी में इंग्लिश में पेयर बोलते हैं, एक पेयर में 2 ऑब्जेक्ट होती हैं, हमारी 2 वस्तुएं होती हैं, ठीक है। अगर हम शौक से हम मोजे खरीदने आते हैं, उसको भी हम जोड़ी में खरीद के लेके आते हैं। ग्लव्स खरीदते हैं, वो भी जोड़ी में आती है। तो ये जोड़ी का मतलब होता है उसमें 2 चीज़ होना, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर क्लियर हो गया। अब चैप्टर का नाम क्लियर हो चुका है, तो अब मैं बता दूं कि ये जो समीकरण बनेंगे हमारे इस पूरे चैप्टर में वो किस रूप में होंगे वो और देख लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो समीकरण बनेंगे वो इस रूप में बनेंगे, ax + by + c = 0। जहाँ कंडीशन है यहाँ भी a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जो c है वो क्या चीज़ है हमारी, अचर पद है। c क्या है,
अचर पद, मतलब सी की जगह पर कोई भी गिनती हो सकती है। अगर हम ए का मान के चलो 0 आता है, अगर हमारा ए का मान कितना आता है 0 आता है, हम 0 रख के देख लेते हैं तो क्या बनता है, तो 0x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और ये तो हम जानते ही हैं कि अगर 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब ये बताइए इसमें दो चर कहाँ हैं, चर तो हमारे x और y थी, सी क्या चीज़ है हमारा, सी अचर पद है, तो चर इसमें कितना रह गया, एक रह गया। जबकि जो हमारा चैप्टर है उसका नाम ही क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसलिए हम यहाँ पर a या b इन दोनों में से किसी एक का भी मान 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रखेंगे तो फिर वो एक चर में रह जाएगा या एक भी चर नहीं बचेगा। क्लियर है? तो ठीक है, अब हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले हैं उनको लिख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो जो बेसिक फार्मूले वो क्या है मान लेते हैं। पहले तो हमारे दो समीकरण मानेंगे हम। माना दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हैं। ठीक है, जहां मान लेंगे हम जहां यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा मैं, a1 डज नॉट इक्वल टू 0, b1 डज नॉट इक्वल टू 0, a2 डज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी a1 b1 a2 b2, सही है, a2 डज नॉट इक्वल टू 0 और b2 डज नॉट इक्वल टू 0 है। जहाँ पर a1 a2 b1 b2 इनके मान 0 के बराबर नहीं है, तब पहला फार्मूला जो बनता है हमारा वो समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, जो ये हमें समीकरण दे रखे हैं ये हमारे किसी रेखा के समीकरण हैं। किसके समीकरण हैं ये? रेखा के। कक्षा 9 में हमने पढ़ी है हमने कौन चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति। उसमें कुछ रेखाएं बनती थी, वो रेखाएं भी इसी रूप में आती थी। और अगर नहीं पढ़ी हो तो अगले चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे, उसमें भी रेखाएं आती हैं, रेखाएं इसी रूप में ही होती हैं वो भी, उसमें भी दो चर ही होते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब इस स्थिति में तब समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होता है। तब यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब जो समीकरण युग्म का हल होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या है? अद्वितीय का मतलब ये है कि उसमें केवल और केवल एक ही हल निकलेगा। x और y इन दोनों की जो वैल्यू निकलेंगी, दोनों की कैसी निकलेंगी? बराबर बराबर निकलेंगी। जैसे में दो समीकरण दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें जो x होगी वो भी बराबर होगी और इसमें जो x होगी वो भी कैसी होगी, y होगी वो कैसी होगी? बराबर होगी। इस x और इस x में कोई अंतर नहीं निकलेगा। चलिए, तब जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा हमारा?
A1 बट्टे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। ठीक है, तब जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। इस फार्मूले को प्रयोग कैसे करना है वो मैं एक्सरसाइज में बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा फार्मूला क्या है, यदि रेखाएं समपाती हो सकती हैं, यदि रेखाएं समपाती हों तब समीकरणों के या समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब ये है कि इसमें x और y के अनेक हल निकलेंगे। जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो एक पे संतुष्ट नहीं होगी, उसके अलग अलग वैल्यू निकलेंगी, हर बार अलग अलग। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, लास्ट फार्मूला। लास्ट फार्मूला का यदि रेखाएं समांतर हों, यदि रेखाएं कैसी हों, समांतर हों, तब समीकरण युग्म के तब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तब कंडीशन क्या होगी, A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। अगर हमारी जो रेखाएं वो समांतर हैं तब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। वहाँ से हमें ना तो x की वैल्यू मिलेगी ना ही y की वैल्यू मिलेगी। तब जो कंडीशन होगी, तब कंडीशन क्या होगी, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी, वो मैं दोबारा समझाऊंगा। यहाँ पे सवाल में कभी कभी संगत और असंगत पूछ लेता है। तो संगत के लिए दो कंडीशन होती है, ये संगत की कंडीशन है हमारी, ये असंगत की कंडीशन होती है, और ये किसकी कंडीशन होती है, हमारी संगत की। अगर वो बोलता है कि निम्नलिखित रेखाएं दर्शाइए कि संगत है या असंगत है, तो हमें अगर संगत पूछता है तो पहले में ये देखनी होगी और ये देखनी होगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो बोल देंगे संगत है, या दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बोल देंगे संगत है। और असंगत की बोलेगा तो हम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। इन फॉर्मूला का उपयोग वही होगा संगत और असंगत के लिए। अच्छा, अगर किसी को ये नहीं पता कि प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर क्या होती है, वो समझ लेते हैं। एक रेखा हमारी ये है और एक रेखा हमारी ये जा रही है, ये इस एक बिंदु पर काट रही है, तो इस कटान बिंदु को ही हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं, और इन दो रेखाओं को बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रतिच्छेदित रेखाएं। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक रेखा ये है और हमने इसी के ऊपर एक रेखा और खींच दी, तो ये कैसी होगी, संपाती। जैसे हम कोई किताब रखी है हमारे पास, 10th की मनोरय की कोई बुक है, एक बुक रखी है हमने, उसके ऊपर एक बुक और रख दी, तो अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हमें केवल और केवल एक बुक दिखाई देगी, ना कि दो। तो वो दोनों बुक कैसी होंगी, हमारी संपाती हो गई। तो ऐसे ये रेखा कैसी होंगी, संपाती। अब बात करते हैं समांतर की। समांतर क्या है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों को हम कितना भी आगे बढ़ा लें, कितना भी आगे बढ़ा लें, अगर ये दोनों आपस में कभी ना काटें तो ये दोनों कैसी होंगी, हमारी समांतर रेखाएं होंगी। जैसे कभी रेल की पटरी देखी है, उनकी दो पटरी होती हैं, वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, दोनों बराबर बराबर चलती रहती हैं, तो वो दोनों कैसी होती है, हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं वो भी। यहाँ तक क्लियर है।
चलो ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 3A के पहले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन। ये सारे फॉर्मूले में आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। अगर लिख लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। चलिए एक्सरसाइज 3A का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आफताब है और उसकी एक लड़की है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब अगर वो 7 वर्ष पहले की बात करे तो वो उससे कितने गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। लेकिन अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जो अभी उसकी एज है उससे 7 वर्ष पहले तो वो उससे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से वो 3 वर्ष बाद वो केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब हमें इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में बनाना है और ग्राफीय स्थिति में। ग्राफीय स्थिति क्या होती है? एक चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश में बता चुका हूँ आप लोगों को। इस पे हमको डिनोट करना है जो जो रेखाएं बनेगी, वहाँ से बीजगणितीय रेखा बनेगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 0, इसकी एक रेखा आएगी, मान चलो ये आएगी। a2x प्लस b2y प्लस c2 0, इसकी एक रेखा मान चलो ये जा रही है। तो बस हमें इसको इस रेखाओं के रूप में ही दर्शाना है। सॉरी, वैसे यूपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले मान लेते हैं हम कि जो आफताब की जो वर्तमान आयु है वो अलग मानेंगे और पुत्री की वर्तमान आयु हम अलग मानेंगे, क्योंकि 2 चर में रैखिक समीकरण है, इसलिए हमें 2 चर मानने पड़ेंगे। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, जो आफताब की वर्तमान आयु वो कितनी है? x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरी जो उम्र है, अभी बता रहा हूँ मैं, मेरी जो उम्र मान के चलो 18 वर्ष है, वैसे है नहीं है लेकिन मान के चलो मेरी जो वास्तविक उम्र अभी की है वो कितनी है? 18 वर्ष है। और एक मेरा दोस्त है, उसकी उम्र कितनी है? दोस्त की उम्र उसकी मान के चलो 20 वर्ष है। ये अभी की उम्र की बात कर रहे हैं हम दोनों की। तो 7 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी? तो 7 साल पहले हम निकालेंगे। 7 साल पहले में ऊपर तीर कर रहा है, इसका मतलब पहले की बात है, नीचे तीर करूँगा तो बाद की बात है। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले जो मेरी उम्र होगी कितनी होगी? 18 माइनस 7 कितनी होगी मेरी? 11 वर्ष। और जो मेरे दोस्त की होगी वो कितनी होगी? 20 माइनस 7 बराबर 13 वर्ष। यही तो होगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ निकालनी होगी, क्योंकि सवाल 7 वर्ष पहले की बोल रहा है। तो आफताब की 7 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी? उसकी अभी कितनी है? x है, मेरी अभी कितनी थी? 18 थी। मैंने 18 में 7 घटा दिए, तो आफताब की उम्र को क्या करूँगा मैं? 7 घटाऊँगा, तो आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। पुत्री की आयु कितनी अभी? y है, तो मेरे दोस्त की मैंने कितनी मानी? 20 वर्ष मानी थी। तो जो मेरी जो पुत्री की आयु होगी उसके वो कितना होगा? y माइनस 7 हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें से 7 घटाया वैसे उसके मैं 7 घटाऊँगा। तो जो अब लिखूँगा मैं 7 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु लिखूँगा मैं।
7 वर्ष पूर्व। आफताब की आयु कितनी होगी? x माइनस 7 वर्ष। x में 7 तो हम घटा नहीं पाएंगे। अब कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसे कि x में से 7 गए 7x। ऐसा नहीं होता है। ये अचर है, सॉरी ये चर है और ये अचर है। अचर में से चर या चर में से अचर कभी घटता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कभी मत करना। कितना रहेगा? केवल और केवल x माइनस 7। और जो पुत्री की आयु होगी वो कितनी होगी हमारी? y माइनस 7 वर्ष। कुछ प्रश्न ने बोला है यहाँ पे, उसने क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व के बारे में कुछ कहा है उसने कहा है कि आफताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। अब एक चीज़ हम फिर से समझेंगे यहाँ पे। मान के चल रहे हैं आफताब की जो अभी की उम्र है वो कितनी है? 14 वर्ष है। वैसे इतनी होगी नहीं, लेकिन मान के चल रहे हैं। लेकिन और जो उसकी बेटी है डॉटर आफताब, वो कितने की है? 2 साल की है। ये 7 साल पहले की माने चल रहे हैं हम कि 7 साल पहले जो आफताब की उम्र थी वो कितनी थी? 14 साल। और जो बेटी की उम्र थी वो कितनी थी? 2 साल। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करूँगा तो क्या करूँगा? इसमें 7 का गुणा तो करूँगा, तो ये तो बराबर होगी। तो वह यही बोल रहा है कि आफताब की जो उम्र थी 7 साल पहले, वो अपनी पुत्री की 7 गुनी आयु के बराबर थी। तो 7 गुनी आयु के बराबर हो गया कि नहीं हुआ? तो हम इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार में कि जो आफताब की उम्र कितनी है? x माइनस 7 है। और जो पुत्री की आयु वो कितनी है? y माइनस 7। तो इसका कितना गुना करना है हमको? 7 गुना करना है। और एक चीज़ और याद रख लें, सबसे सरल चीज़ है, जिसकी गुनी बोले उसमें गुणा कर दो। वो बोल रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे 7 गुनी आयु का था? अपनी पुत्री की आयु से। तो बस उस पुत्री की आयु में गुणा करना है हमको। जिससे अधिक बोले उसमें जोड़ दो, जिससे कम बोले उसमें घटा दो, जिससे भाग करा है उसमें भाग लगा दो, और जिससे गुनी बोले उसमें गुणा कर दो। जिसमें भी बोले उसमें कर दो। बस सबसे सरल तरीका यही है कि वो बोला है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो किससे 7 गुनी आयु का था? तुमसे मतलब पुत्री की बात कर रहा है वहाँ पे वो। तो पुत्री की आयु कितना गुणा कर देंगे हम? 7 का। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है इन टाइप के क्वेश्चन में, अच्छे समझ के चलना। तो यहाँ से मैं एक समीकरण बना सकता हूँ मैं, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 49 बराबर 0 रखूँगा मैं। तो x माइनस 7y प्लस 49 बराबर 0। तो क्या बनेगा? x माइनस 7y और 49 में 7 कितने बचेंगे मेरे? 42। एक बीजगणितीय रूप ये बन गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा बरा 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात। क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद। और 3 वर्ष बाद भी कुछ आयु होगी। तो आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष और पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। प्रश्नानुसार वो फिर यही बात कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊँगा। तो कौन रह जाएगा? आफताब। तो x प्लस 3 किससे 3 गुना रहेगा? अपनी पुत्री से। तो y प्लस 3 का 3 गुना। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3। इन दोनों को इधर ले आओ। x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉरी 3 त्रिका 9, यहाँ पे 9 आएगा। तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करेंगे किसकी? ग्राफी रूप की। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले ले, क्योंकि इसको बिगाड़ूंगा मैं तब करूँगा। क्योंकि मेरे पास इतनी जगह है नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा भी और कैलकुलेशन करनी है।
ठीक है, चलिए तो मैं इन दोनों समीकरणों को छोड़ूंगा क्योंकि मुझे इन दोनों समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी, और पूरा मैं रफ कर देता हूँ। देखिए बीजगणितीय रूप बनाना बहुत सरल है, और अगर समझ के चलोगे तो ग्राफीय रूप भी बहुत सरल है। ग्राफीय रूप में कुछ नहीं करना, हमें एक समीकरण से 2 पॉइंट निकालने होंगे एक्स और वाई के। ऐसे करके दोनों समीकरणों से हमें 4 पॉइंट मिलेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने, यहीं पे मान लो, इसको 2 मान लो। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें इसका ग्राफीय रूप बनाना है। हो सकता है मेरा ग्राफीय रूप उत्तरमाला से मैच ना करे, लेकिन सही होगा। क्यों? क्योंकि उसका पता नहीं उसने कौन सी वैल्यू पुट करके निकाला है, और मैं पता नहीं कौन सी वैल्यू पुट करके निकालूंगा। तो पहले मुझे इस समीकरण से समीकरण 1 से 2 वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू x की 2 वैल्यू y की। ऐसे समीकरण 2 से 2 वैल्यू चाहिए मुझे, 2 वैल्यू x की 2 वैल्यू y की। तो पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 से तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसमें 2 वैल्यू निकालने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू पुट करूँगा। तो मैं पहले कर ले रहा हूँ y बराबर 0। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितनी वैल्यू पुट करोगे, कितनी रखोगे। x बराबर y बराबर 0 रखूँगा मैं। तो x माइनस 7 गुणा 0 प्लस 42 बराबर 0। एक काम करो, y बराबर 0 मत रखो, थोड़ा लंबा बन जाएगा। x बराबर रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर मैं बाद में बता दूंगा y बराबर 0 मैंने क्यों नहीं रखा। 0 माइनस 7y प्लस 42, तो ये माइनस का उधर किसका आएगा, प्लस का। तो 42 बराबर 7y, 42 बट्टे 7 बराबर y, 6 बराबर y या y बराबर 6। एक पॉइंट निकल आया। अच्छा मैं यहाँ पे एक, चलो बाद में बना लूँगा मैं। फिर समीकरण 1 में अब x रखूँगा मैं 7। 7 क्यों रखूँगा मैं, क्योंकि 7 देखो पूरी लाइन में कॉमन है। अगर यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 के पहाड़े में 42 आते हैं, तो पूरी लाइन में कॉमन हो जाएगा, उससे हमारा पूरी तरह कट जाएगा। तो 7 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। 42 7 कितने होंगे हमारे, 49। 49 बराबर 7y बराबर y बराबर कितना आ गया मेरा, 7। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा x, यहाँ पे लिखूँगा y। जब मैंने x बराबर 0 रखा तब y बराबर कितना आया मेरा, 6 आया था। जब मैंने x बराबर 7 रखा तब y बराबर कितना आया मेरा, 7। इसको एक बॉक्स में बना लो। ठीक है, ये मेरा ग्राफ बनाने का काम आएगा। सेम यही प्रोसेस करेंगे हम समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर जब 0 रखूँ क्या हुआ, 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाऊँगा मैं, या y को उधर ले जाऊँ। माइनस 6 बराबर 3y माइनस 6 बटे 3 बराबर y बराबर माइनस के 2। अब समीकरण 2 में क्या रख दूँ मैं, समीकरण 2 में x बराबर 3 रख लो। x बराबर 3 रखने पर जब 3 रखूँगा तो क्या हो, 3 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 माइनस 3y, 6 में 3 के 3 बचेंगे, चिन्ह बड़ी संख्या का बराबर 0। 3y बराबर माइनस 3, y बराबर माइनस 3 बटे 3, y बराबर माइनस 1। फिर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँगा x और y का। जब x बराबर 0 था तब y बराबर कितना आया, माइनस के 2।
जब x बराबर 3 था तब y बराबर कितना है हमारा -1। बस दो दो वैल्यू निकाल लो, काफ़ी है। अब हमारा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, पहले एक चतुर्थांश होगा हमारा, थोड़ी जगह कम है इसलिए मेरा पतला बन गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम मेजरमेंट करेंगे वो स्केल से करेंगे और बिल्कुल खाने बराबर होने चाहिए। यहाँ पर मेरे थोड़े 19-20 हो जाएंगे क्योंकि वाइट बोर्ड बना रहा हूँ मैं, इसलिए देखो x बराबर कितना है मेरा, पहले 0 और 7 है, तो मेरा 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये मूल बिंदु होता है 0,0। ये मेरी +x अक्ष होती है, ये मेरी +y होती है, ये -x होती है और ये -y होती है। मैंने यहाँ पे y बराबर 0 इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे फिर x बराबर मेरा निकलता -42, जो कि -42 करता बहुत टाइम लगता मुझे करने में, इसलिए मैंने यहाँ पे y बराबर 0 नहीं रखा। तब मैंने x बराबर 0 रखा, उसमें 7 से 42 कट गए, 6 आ गया। छोटी इक्वेशन बनानी में जितनी छोटी सके उतनी। तो पहले x बराबर 7 पुट करते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 0 हमारा ये रहा और 7 हमारे यहाँ पे आ गए। ये ऊपर लाइन क्लियर होगी। y पे 1 6 1 7 पे है, तो y पे अधिकतम कितना चलना है, 7 तक चलना है। 1 जितना अंतर यहाँ पे उतना ही अंतर यहाँ होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा बनेगा हमारा, 0,7, सॉरी ये बनेगा हमारा, जो पॉइंट लिखे जाते हैं x, y करके तो लिखे जाते हैं हमारे बिंदु। तो बिंदु पहले क्या होगा हमारा 0,6, 0,6 मतलब x पे कहीं चलना नहीं, केवल y पे। तो 0,6 बिंदु कौन सा हो जाएगा हमारा, एक बिंदु ये बन गया। फिर दूसरा 7,7, तो देखो x अक्ष पर भी 7 चलना है हमको, 7 ये आ गया, y अक्ष पर भी 7 चलना है, ये आ गया। तो इन दोनों का मिलान कहाँ पे होगा, लगभग इस जगह पे। देखो इसको लगभग मैं मिलाऊंगा, यहाँ मिलेगा, इसको मिलाऊंगा तो ये लगभग यहाँ मिल जाएगा। तो ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा मेरा 7,7 और ये वाला बिंदु कितना होगा मेरा 0,6, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो स्केल से, इसको इससे टेढ़ी होगी थोड़ी, एक रेखा बनी है हमारी ये, ठीक है। अब जो दूसरी रेखा बनेगी वो कहाँ से बनेगी, वो यहाँ से बनेगी। तो ये कितना है 0, -2, x अक्ष पे चलना नहीं, y पे कितना चलना है -2, -1 और -2, ये हो गया हमारा 0, -2। ये है 3, -1, x अक्ष पे 3, इसको इधर लिख लो, x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे कितना चलना है हमको -1, तो 3, -1 ये बन गया। इन दोनों को मिला दो, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये लगभग कुछ इस तरह चला जाएगा, ये इस तरह चला जाएगा। तो ये लगभग अगर हम इसको और आगे मिलाएंगे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है। तो ये इसका हो गया ग्राफीय रूप, ये हो गया बीजगणितीय रूप। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। बीजगणितीय रूप निकालना सरल था, पहले बता चुका हूँ मैं। जो ग्राफीय रूप है उसके लिए हमें उन बीजगणितीय रूपों में से दो वैल्यू निकालनी होंगी, 2 वैल्यू x की 2 वैल्यू y की, और इसमें से भी 2 वैल्यू x की 2 वैल्यू y की। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, x बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर मेरा y बराबर कितना आया, 6 आया। तो x बराबर 0 पे y बराबर 6। फिर x बराबर मैंने कितना रखा, 7। x बराबर 7 पे y बराबर कितना आया, मेरा 7 आया। ये हो गए पॉइंट। ऐसे समीकरण दो, मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर -2 और y बराबर -1, x बराबर 3 पे, तो ये आ गया। फिर चतुर्थांश बनाएंगे, उसमें पहले इसको सॉल्व करेंगे,
इसके जो बिंदु होंगे वो ऐसे होंगे लंबे लंबे। तो 0,6 बना इसका। तो एक्स अक्ष पे चलना नहीं, केवल और केवल किस पे चलना है, वाई अक्ष पे। 0,6 हो गया ये। 7,7 7 13 7 13, तो इन दोनों को मिलाएं तो कहाँ पे आएगा, 7,7 ये आ गया। ऐसे यहाँ के बनाए तुमने, जो इसके जो बिंदु बने हैं, इस बॉक्स के जो बिंदु बने हैं उन दोनों को मिलाना है। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, हमने इन दोनों को मिला दिया स्केल से। और इसके जो 2 बिंदु बनेंगे उनको आपस में मिलाना है। तो उसका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, हमने इन दोनों को मिला दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।